बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। केमिस्ट्री में मेटल नॉन मेटल चैप्टर चल रहा था और हम लोगों ने अभी तक केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कंबशन रिएक्शन देख लिया था। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में ही आज हम लोग दूसरे रिएक्शन की बात करेंगे और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, रिएक्शन विथ वाटर। रिएक्शन विथ वाटर। तो पहले मैं एक जनरल बात लिख देता हूँ। मेटल जो होते हैं वो वाटर के साथ अगर रिएक्शन करेंगे तो ये वाटर के साथ रिएक्शन करके बनाते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड और साथ में रिलीज करते हैं हाइड्रोजन गैस, या मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। ये दो बड़ी यूनिक बात है कि हाइड्रोजन गैस रिलीज करने के अलावा वो या तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएंगे या मेटल ऑक्साइड बनाएंगे। ये डिपेंड करेगा मेटल की रिएक्टिविटी पर, इसलिए ये रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेटल वाटर के साथ मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, या मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, या ऐसा भी मुमकिन है कि रिएक्शन हो ही ना, यानी सारे मेटल वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं लेकिन सारे मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड ज़रूर बनाते हैं। तो पहला रिएक्शन जो कंबशन था उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा रिएक्टिव गैस था, तो मेटल उसके साथ रिएक्शन करके मेटेलिक ऑक्साइड बनाता था। वो मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते थे या एम्फोटेरिक नेचर के होते थे। कुछ बेसिक ऑक्साइड जो थे वो वाटर में सॉल्युबल होते थे, उनको अल्कली कहते थे। यानी कुल मिलाकर अगर मैं आपको रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो दो ही बातें हैं, मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड बनाएंगे, पहली बात। अब वो मेटल ऑक्साइड या तो एम्फोटेरिक नेचर का होगा या फिर बेसिक नेचर का होगा। अगर वो एम्फोटेरिक नेचर का है तो एसिड के साथ रिएक्शन कर लेगा, बेस के साथ रिएक्शन कर लेगा। और अगर वो बेसिक नेचर का है तो फिर उसमें भी दो बातें होंगी, या तो वो वाटर में डिज़ोल्व होगा या वाटर में डिज़ोल्व नहीं होगा। अगर वाटर में डिज़ोल्व हुआ तो उसे हम लोग कहेंगे अल्कली यानी वाटर सॉल्युबल बेस, और अगर वाटर में सॉल्युबल नहीं हुआ तो सिंपल उसको बेस कहेंगे या वीक बेस कह सकते हैं आप। आज जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है रिएक्शन विद वाटर। तो मैंने कहा वाटर के साथ जो मेटल का रिएक्शन है वो तीन तरह का है, या तो वो हाइड्रोक्साइड बना देगा प्रोडक्ट, या फिर वो मेटल ऑक्साइड ही बनाएगा और यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, नो रिएक्शन एट ऑल। तो हमें देखना पड़ेगा कहाँ पर मेटल ऑक्साइड बनते हैं, कहाँ पर मेटल हाइड्रोक्साइड बनते हैं। तो उसके लिए मैं करता क्या हूँ वो सुनिए। लास्ट क्लास में आपको मैंने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ाई थी, एक पूरा कंप्लीट रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ाई थी लेके बांसुरी वाला, और दूसरा पढ़ाया था आपको केदारनाथ वाला। तो जो लिमिटेड हमें पढ़ना है उसकी अगर हम बात करें तो केदारनाथ, ये तो बोला था या कैटरीना बोला था का, केदारनाथ का, माली, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। माली, आलू, ज़रा, फीका, पकाता है। उसके बाद हमने पढ़ा था कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, छपा। बहरहाल मैं ऊपर की बात करूंगा, ध्यान से सुनना। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ये तीनों बड़े रिएक्टिव हैं। ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कर लेते हैं, कोल्ड वाटर के साथ। यानी वाटर अगर हॉट हुआ तब भी रिएक्शन होगा, अगर वाटर कोल्ड है तब भी रिएक्शन होगा। यानी ये वाटर की रिएक्टिविटी पे डिपेंड नहीं करते हैं, ये खुद इतने रिएक्टिव हैं कि ये कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्शन कर लेंगे।
एल्युमिनियम जिंक आयरन, यानी शुरू का 3 कोल्ड वाटर के साथ, लास्ट का 3 एक तरह से समझा जाए एल्युमिनियम जिंक आयरन, ये रिएक्शन करता है एक तरह से स्टीम के साथ। स्टीम से मुराद वाटर वेपर है, वाटर वेपर के साथ रिएक्शन करेगा। अभी हम मैग्नीशियम को छोड़ रहे हैं। जब ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो ये बनाता है हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, जबकि ये बनाता है ऑक्साइड बाय रिलीजिंग हाइड्रोजन गैस, बाय रिलीजिंग हाइड्रोजन गैस। ये रिएक्ट करता है हॉट वाटर से और ये दोनों बनाता है डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, देखेंगे हम लोग, हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, और ये ऑक्साइड भी बनाता है प्लस हाइड्रोजन। जबकि आयरन के बाद वाले जो स्पेसीज हैं ये एक तरह से कहा जाए डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, चाहे वो हॉट वाटर हो, कोल्ड हो, स्टीम हो, ये रिएक्शन करते ही नहीं है। तो कुल मिलाकर वाटर 3 टाइप से रिएक्ट करता है, कोल्ड वाटर, हॉट वाटर, स्टीम। तो ये तो एक मोटा मोटा क्लासिफिकेशन है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल के हिसाब से, और थोड़ा बहुत वाटर में भी हम चेंजेस कर रहे हैं तब रिएक्शन हो रहा है। और प्रोडक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे ऑक्साइड बनेगा, कहाँ पे हाइड्रो ऑक्साइड बनेगा, रिएक्शंस कैसे हैं, उसकी बैलेंसिंग क्या है, स्टेप्स कैसे कैसे हैं, उसको भी समझेंगे। तो मैं पहले कंडीशन ले रहा हूँ वाटर के अंदर, ध्यान से देखेंगे। पहला केस हम पढ़ने जा रहे हैं कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन किसका किसका होता है, तो पोटेशियम विथ कोल्ड वाटर, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो देखिए क्या मैं बोल रहा था, प्रोडक्ट क्या होगा, तो यहां से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा KOH, साथ में रिलीज होगी हाइड्रोजन गैस और अच्छी खासी हीट रिलीज होगी। ये हीट अच्छी खासी है क्योंकि बहुत रिएक्टिव था ये। सोडियम भी कोल्ड वाटर से रिएक्शन करेगा, यहाँ पर बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और साथ में हीट ये रिलीज होगा। सोडियम और पोटेशियम ज़्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए जो हीट होगा ये हीट ये बहुत लार्ज अमाउंट में निकलेगा। बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट क्यों निकला है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड ड्यू टू मोर रिएक्टिव नेचर ऑफ पोटेशियम एंड सोडियम। बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नेचर का है, इसलिए हीट बहुत ज़्यादा निकला है। यानी कोल्ड वाटर के साथ जो रिएक्शन होता है वो मेनली एक्सोथर्मिक टाइप का होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट रिलीज होगी और हीट भी अच्छी खासी रिलीज होगी क्योंकि ये बहुत ही फास्ट रिएक्शन करता है।
तो सोडियम और पोटेशियम के मोस्ट रिएक्टिव नेचर होने की वजह से हीट अच्छी खासी मिली। अब सुनिए क्या होता है, दिस हीट कॉजेज, पहला रिलीज्ड हाइड्रोजन गैस burns with ऑक्सीजन, और दूसरा सोडियम एंड पोटेशियम also burns। That is why sodium and potassium is protected from oxygen and kept inside kerosene oil। इसको समझने के लिए मैं यहाँ समझा रहा हूँ आपको। मान लीजिए हमारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में हमने सोडियम या पोटेशियम लिया। इस कंटेनर में याद रखिएगा सोडियम और पोटेशियम है, साथ में वाटर, यानी एक्वस सॉल्यूशन ले लिया सोडियम और पोटेशियम का। इसमें Na+ वाटर है या पोटेशियम प्लस वाटर है। थोड़ी देर के बाद क्या होगा, थोड़ी देर के बाद आप देखिए इसमें बनेगा इस तरह से बबल्स। ये बबल्स जो होते हैं ये हाइड्रोजन गैस के होते हैं। ये बबल्स जो बन रहा है, दिस बबल्स इज हाइड्रोजन गैस जो रिलीज हो रहा है। बेसिकली गैस बन रहा है, ये गैस वाटर सॉल्युबल नहीं होता है, इसमें वाटर है ना, तो हाइड्रोजन जो है वो वाटर सॉल्युबल नहीं होता है। वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है और हाइड्रोजन नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है। तो हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो रही होती है, ये बुलबुला बन के निकल रहा होता है। तो होता क्या है वो सुनिए, हाइड्रोजन गैस रिलीज्ड in the form of bubbles due to insoluble in water। पूरा अगर लिखना चाहते हैं तो ये लिखिए, ऐसा इसलिए है क्योंकि वाटर इज पोलर सॉल्वेंट, वाटर इज पोलर सॉल्वेंट, इसमें जो पोलर चीज़ें होंगी वही घुलेंगी, एंड हाइड्रोजन इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल, इसीलिए हाइड्रोजन घुलता नहीं है। नहीं घुलता है तो ये बबल्स बनकर बाहर निकल रहा होता है। तो हाइड्रोजन बबल इतना ज़्यादा हीट है कि ये जो हाइड्रोजन बबल्स हैं जो गैस के फॉर्म में निकले हैं, ये एटमॉस्फेयर में, यानी बाहर एटमॉस्फेयर है, यहाँ एयर है, इस एयर में बहुत सारी गैसेस है, उसमें ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन हालांकि मोस्ट अबंडेंट गैस है एटमॉस्फेयर में, लेकिन नाइट्रोजन इनर्ट नेचर का होता है, हम लोगों ने पढ़ा है। ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो यहाँ पर जो ये हीट था, उस हीट का इस्तेमाल करके, याद रखिएगा, हीट का इस्तेमाल करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में रिएक्शन हो जाता है और ये वाटर फॉर्म कर लेते हैं। तो एक तरह से हाइड्रोजन गैस जो निकली थी वो कन्वर्ट हो जाती है वाटर में। तो इसको हम लोग कह सकते हैं ना कंबशन रिएक्शन, दिस इज बॉन्डिंग रिएक्शन। हालांकि हमारे पास किताब में जो कॉन्सेप्ट दिया है वो बस हाइड्रोजन गैस निकलने तक का दिया है, आगे की कहानी नहीं बताया है। लेकिन आप जाने कि ये हीट इतने ज़्यादा अमाउंट में होते हैं, चूँकि बहुत ही ज़्यादा वायलेंट या विग्रस रिएक्शन है ये, ड्यू टू
मोस्ट रिएक्टिव नेचर ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, बल्कि सोडियम में और ज़्यादा निकलता है, पोटेशियम में रिएक्टिविटी थोड़ी कम होने की वजह से थोड़ी कम हीट निकलती है, लेकिन अभी भी इतनी हीट है कि वो इस रिएक्शन को करा देगी। तो जो हाइड्रोजन गैस यहाँ से बबल्स में निकला है वो हाइड्रोजन कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में। एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं उधर लिख दूंगा, ये जब हाइड्रोजन निकल रहा होता है तो ऑन द सरफेस ऑफ हाइड्रोजन गैस, क्योंकि हाइड्रोजन गैस कैसा है, बबल्स के रूप में है, ये बबल्स जो है इस रूप में है, तो आप इसको हाइड्रोजन गैस को आप समझें ये बुलबुला बबल्स। तो उस बबल के सरफेस पे क्या होता है, ऑन द सरफेस ऑफ हाइड्रोजन बबल्स सम अमाउंट ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम स्टिक, यानी सोडियम और पोटेशियम स्टिक होकर आ जाता है। तो इस बबल्स पर याद रखिएगा, ये जो बबल्स आपको दिख रहा है हाइड्रोजन, इसके ऊपर इस तरह से सोडियम और पोटेशियम स्टिक हो गए हैं, क्योंकि इसके अंदर सोडियम था, तो कुछ सोडियम तो वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो गए, कुछ पोटेशियम, और कुछ जो बचे हुए पोटेशियम थे वो इसके साथ बाहर की तरफ आए, याद रखिएगा, ऑन द सरफेस ऑफ हाइड्रोजन गैस सम अमाउंट ऑफ सोडियम पोटेशियम स्टिक एंड सोडियम पोटेशियम ऑल्सो रिएक्ट्स या बर्न विथ एयर बोलो या ऑक्सीजन बोलो, यानी जब ये बबल्स बाहर निकलेगा तो इतनी हीट है कि हाइड्रोजन यानी बबल्स ऑक्सीजन से रिएक्ट करके और साथ में सोडियम भी ऑक्सीजन से रिएक्ट कर ले और ये कन्वर्ट हो जाए सोडियम ऑक्साइड में, पोटेशियम भी ऑक्सीजन से रिएक्ट कर ले और कन्वर्ट हो जाए पोटेशियम ऑक्साइड में। तो इसीलिए कहते हैं कि सोडियम और पोटेशियम वाटर में नहीं रखा जाता, क्योंकि वाटर में जब आप इसको रखिएगा इमर्स करके डालकर, तो दिक्कत क्या है कि ये वाटर के साथ एक्सोथर्मिक रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और जो बचे हुए अमाउंट होंगे वो हाइड्रोजन बबल्स के रूप में ऊपर निकलेंगे बाहर की तरफ, और इतना ज़्यादा हीट है कि वो जो बाहर की तरफ निकला है हाइड्रोजन बबल्स वो रिएक्ट कर लेता है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ निकलता है, बबल्स खत्म होते हैं, बबल्स खत्म होते हैं तो इसके सरफेस पर जो सोडियम और पोटेशियम है वो भी रिएक्ट कर जाता है ऑक्सीजन के साथ इसी हीट का इस्तेमाल करके। तो कहते हैं सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन ऑयल के अंदर रखिए ताकि सोडियम प्रोटेक्टेड रहे, पोटेशियम प्रोटेक्टेड रहे, वरना सोडियम ऑक्सीडाइज हो जाएगा, पोटेशियम भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो याद रखना सोडियम पोटेशियम में बहुत ही विगरस रिएक्शन होता है। तो ये है सारी बात। वैसे कोर्स में अपना यही तक है सिर्फ कि सोडियम पोटेशियम को वाटर में डालते हैं ना तो कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्शन कर लेता है, रिएक्शन करने के बाद हीट जनरेट होती है। तो आप यूँ समझो कि अचानक से जो सॉल्यूशन है आपका, अचानक से जो सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन क्या होगा, तो वो गर्म हो जाएगा हीट की वजह से अचानक। और साथ में यहाँ फ्लेम व्लेम भी है, हम लोग वो फ्लेम नहीं दिखला रहे हैं, जो बॉन्ड हो रहा है वो किसी फ्लेम के साथ बॉन्ड होता है। आप चाहो तो लिख लो सोडियम, ये जो रिएक्शन होता है ना फ्लेम के साथ होता है, बिल्कुल फायर लगता है एक तरह से, सोडियम पोटेशियम कैचेस फायर एक तरह से। ये रिएक्शन का मतलब क्या हो गया, इस रिएक्शन का मतलब हो गया सोडियम एंड पोटेशियम कैचेस फायर, इसी हीट का इस्तेमाल करके बॉन्ड हो जाते हैं। बॉन्ड होने का मतलब कैचेस फायर और फ्लेम देते हैं। तो ये था पहला रिएक्शन, इसमें दो मैंने पढ़ाए, सोडियम और पोटेशियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है इसलिए ऐसा होता है। अब सुनिए आगे की कहानी। एक और एलिमेंट है जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, एक और है, वो कौन है, तो वो कैल्शियम है। आपको 3 एलिमेंट पढ़ाए हैं कोल्ड वाटर के साथ जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर से हैं।
कोड के हिसाब से देखेंगे तो केदारनाथ का तक, का बोले तो कैल्शियम ऑल्सो रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। लेकिन कैल्शियम सोडियम पोटेशियम से थोड़ा कम रिएक्टिव है, इसलिए उतना विग्रस रिएक्शन नहीं होता, उतना विग्रस रिएक्शन नहीं होते हैं, मगर यहां भी हीट जनरेट तो होती है। अच्छा, रिएक्शन को बैलेंस करने के चक्कर में नहीं पड़ रहे हैं, बैलेंस हम कर लेंगे, बैलेंस करना बहुत बड़ा इशू नहीं है। चलिए समझाने के लिए आपके पास लिखा हुआ है, इस रिएक्शन पे बाद में आएंगे, पहले यहाँ आते हैं। K था, H2O था, ये रिएक्शन करके आपने बना लिया KOH और रिलीज करा दिया हाइड्रोजन गैस। यही हुआ है। K कितना है? 1 पीस, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है? 1 पीस। हाइड्रोजन कितना हो गया? यहाँ 1, यहाँ 2, तो कितने हाइड्रोजन हो गए टोटल? 3। अब सुनो, अगर मैं K को 2 कर दूँ, इसको 2 कर दूँ, इसको 2 कर दूँ, अब कितने हो गए? 2 के। ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन हो गए 4, हाइड्रोजन 2 और 2 4। तो रिएक्शन बैलेंस्ड हो गया। रिएक्शन बैलेंस करना बहुत बड़ा इशू नहीं है। अच्छा, जो रिएक्शन सोडियम के साथ कराए हो वही रिएक्शन, पोटेशियम के साथ जो कराए हो वही रिएक्शन इसके साथ करा दो, तो अब क्या हो जाएगा भाई? यहाँ से 2NaOH प्लस H2, सेम रिएक्शन है। चलो, तो बैलेंसिंग बहुत बड़ा इशू नहीं होना चाहिए आपके लिए। खैर, तो ये अब बता रहा हूँ मैं, यहाँ पर जो ये हीट निकल रहा है ये उतना नहीं है, ये उतना लार्ज अमाउंट का नहीं है, बस हीट है, पानी को गर्म करेगा और कुछ नहीं करेगा। लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज ड्यू टू, यहाँ लिखेंगे यहाँ इस रिएक्शन में लिखेंगे सिंस कैल्शियम इज नॉट एनफ रिएक्टिव like potassium and sodium, hence less amount of heat release. बहुत कम अमाउंट ऑफ हीट यहां पे निकलता है। दिस heat is not enough to burn hydrogen bubbles. ये इतना ज़्यादा अमाउंट नहीं है हीट का कि हाइड्रोजन के बबल्स यहाँ पर बर्न हो, मतलब रिएक्ट करें एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से। तो यहाँ पर ये वाला रिएक्शन नहीं होता कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर बना दे, नहीं होता ऐसा। अच्छा, हाइड्रोजन बबल्स जब रिएक्ट नहीं कर पाया एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से तो क्या हुआ? सो कैल्शियम फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर के सरफेस पे फ्लोट करता है, यही है हमारा। अब इसके अंदर हमने लिया कैल्शियम, साथ में कोल्ड वाटर, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है और देखिए इसके सरफेस पे कैल्शियम है बबल्स के सरफेस पर, और ये बबल्स ऊपर आ रहा है। तो थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे तो इस सरफेस पर हाइड्रोजन आपको दिखाई देगा, हाइड्रोजन गैस, इस सरफेस पर आपको हाइड्रोजन गैस दिखाई देगा, और साथ में इस पे स्टिक हो गया है कुछ अमाउंट, यानी ऑन द सरफेस ऑफ हाइड्रोजन सम अमाउंट ऑफ कैल्शियम स्टिक। ठीक है, कुछ अमाउंट ऑफ
कैल्शियम स्टिक हो गया है जो फ्लोट कर रहा है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो हम ये कह सकते हैं कि सोडियम पोटेशियम तो बहुत ही विग्रस रिएक्शन किया और उसको हम लोगों ने कहाँ रखा, केरोसिन ऑयल के अंदर, जबकि कैल्शियम को आप रख सकते हैं अगर चाहें तो वो वाटर पे फ्लोट करना शुरू कर देता है, यानी वाटर के अंदर हम रख सकते हैं। वैसे बेहतर है इसको भी केरोसिन ऑयल में रखना, लेकिन इसको उतना प्रॉब्लम नहीं है, कैल्शियम बर्न नहीं हो रहा है, ना फ्लेम दे रहा है ना फायर कैचेस कर रहा है, तो कैल्शियम फ्लोट करता है। तो ये 3 रिएक्शन जो हमने करवाए हैं वो करवाए हैं कोल्ड वाटर से। अब हम जानबूझकर हॉट वाटर इस वक्त नहीं ले रहे हैं, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम लोग जो कंडीशन देखेंगे वो कंडीशन है स्टीम वाला। सेकंड, एकदम एक्सट्रीम एंड पर आ गए, एक में कोल्ड वाटर। तो आप देखिए यहाँ जो रिएक्शन हो रहा है ना कोल्ड वाटर के साथ, वो मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज की वजह से हो रहा है, मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज की वजह से। इसीलिए तो सोडियम पोटेशियम में फायर ने, आप कह सकते हैं कैचेस फायर हो गया था, विग्रस रिएक्शन था, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट रिलीज हो रही थी। जबकि अगर हम स्टीम के साथ रिएक्शन देखें, स्टीम का मतलब समझ लो वाटर बिल्कुल बॉयल हो चुका है, आप स्टीम को कहें बॉयल वाटर। बॉयल वाटर का मतलब है ये 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा टेम्परेचर पर आप रिएक्शन करवा रहे हैं, यानी वाटर वेपर। वाटर वेपर, इसको सिंपली ऐसे लिखा जाता है, H2O वेपर के फॉर्म में है, यानी गैस, गैसियस फेज में वाटर है। तो हम लोग स्टीम से रिएक्शन करवाना चाह रहे हैं। किसका रिएक्शन करवाना चाह रहे हैं भाई? तो एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम जब, पहले मैं ऐसे ही ले लेता हूँ, कोल्ड वाटर से रिएक्शन करता है, कोल्ड वाटर से, तो एल्युमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, रिएक्शन नहीं हो पाता है। यही एल्युमिनियम जब हॉट वाटर से रिएक्शन करता है, अभी बॉयल नहीं हुआ है, वाटर को थोड़ा गर्म किया गया, यानी ये भी लिक्विड स्टेट में था, ये भी लिक्विड स्टेट में था, ये रूम टेम्परेचर से कम है, ये रूम टेम्परेचर से एबव है, रिएक्शन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि एल्युमिनियम बहुत ज़्यादा, कह सकते हैं एक तरह से, नहीं था रिएक्टिव कंपेयर टू सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम। तो इसको रिएक्शन करवाते हैं स्टीम से। दिस विल रिएक्ट विथ स्टीम। अच्छा, ये याद रखिएगा, स्टीम के माने थे बॉयल, तो ये जो रिएक्शन हुआ है ये एंडोथर्मिक है, आप हीट दे रहे हैं, इसलिए तो रूम टेम्परेचर से उठाकर आप ले गए हैं 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, बहुत ज़्यादा आपने हीट दे दिया है, लगभग 100 डिग्री सेल्सियस। तो उस वक्त क्या होता है, तो ये कन्वर्ट होता है एल्युमिनियम ऑक्साइड में, और साथ में रिलीज होता है हाइड्रोजन गैस। तो रिलीज तो हाइड्रोजन गैस ही है, बट बना क्या है? ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड बना, जो एम्फोटेरिक नेचर का है, हमें मालूम है। अच्छा, इसने हीट एब्जॉर्ब किया होगा, वैसे आपने स्टीम लिख दिया तो इसका मतलब जान लीजिए कि टेम्परेचर अच्छा खासा आपने दे रखा है, फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ, हीट को ऐड करने पर ये रिएक्शन होता है, हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। और ये एल्युमिनियम ऑक्साइड बेसिक नेचर का है, लेकिन ये वाटर सॉल्युबल नहीं होता है। क्यों? एम्फोटेरिक नेचर के होने की वजह से। ये चाहो तो लिख लो, इट इज़ एम्फोटेरिक इन नेचर, एसिड बेस दोनों से रिएक्शन करता है, लास्ट क्लास में पढ़ाया था। चलिए भाई ठीक है, ये एम्फोटेरिक हो गया। एल्युमिनियम के अलावा जिंक भी एम्फोटेरिक बनाता है, उसका रिएक्शन भी आप पैरेलल चाहो तो करा लो स्टीम के साथ। जब हम लोग हीट देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा जिंक ऑक्साइड में और साथ में हाइड्रोजन गैस। दिस इज ऑल्सो एम्फोटेरिक इन नेचर, एम्फोटेरिक है, और ये भी वाटर में सॉल्युबल नहीं होंगे। एक रिएक्शन और मैं दिखा देता हूं आपको आयरन के साथ। तो एल्युमिनियम फिर भी
कम हीट लेकर रिएक्शन कर लेगा, क्योंकि एल्युमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव है जिंक से। तो आप अगर अमाउंट ऑफ हीट सोचें, ऐसी मैं मिसाल के तौर पे समझाने के लिए बोल रहा हूँ, शायद यहाँ आपने हीट दिया होगा, ऐसे ही बोल रहा हूँ 50 जूल, तो यहाँ आपको देना होगा 60 जूल रिएक्शन कराने के लिए ज़्यादा हीट। अब आपको 60 से भी ज़्यादा शायद 80 जूल दीजिएगा, तब आयरन का रिएक्शन होगा Fe। आयरन जनरली वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता, लेकिन यहाँ पर अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दे दिया जाए, बहुत ज़्यादा हीट दे दिया जाए, तब ये रिएक्शन करेगा और आयरन बनाता है मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड्स। बताया था फेरस फेरिक सब मिलेंगे तो बनेगा फेरस फेरिक Fe3O4, साथ में रिलीज होगा हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस ये बेसिक नेचर का है बेटा। आयरन के जो ऑक्साइड हैं बेसिक नेचर के हैं, लेकिन ये भी वाटर सॉल्युबल नहीं है। इस तरह से बताने का मतलब ये हो गया कि अगर आप बीकर लेते, अगर आप बीकर ले रहे हो, अगर आप बीकर ले रहे हैं तो इसमें हाइड्रोजन गैस तो बबल्स बनकर निकल जा रहा है, हाइड्रोजन गैस बबल्स बनकर निकल जा रहा है H2, लेकिन हीट चूँकि है नहीं इसलिए एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्शन नहीं करेगा, एयर के साथ ये रिएक्शन नहीं कर रहा, बॉन्ड नहीं हो रहा। दूसरी बात, इसमें जो बचे हुए रेसिड्यू हैं जैसे जिंक ऑक्साइड, एल्युमिनियम, ये सब नीचे आकर श्रिंक हो जाते हैं, ये नीचे आकर डिपॉजिट हो जाते हैं। इनसॉल्युबल नेचर होने की वजह से, अल्कली होता तो सॉल्युबल हो जाता, तो पूरे में मिक्स हो जाता। खैर बहरहाल ये सब उतना डिटेल में नहीं जानना आपको। हाँ ये ज़रूर जानना, दिस इज़ एम्फोटेरिक, दिस इज़ एम्फोटेरिक। अच्छी बात क्या है, ये हाइड्रो ऑक्साइड नहीं बना रहे, दे फॉर्म ऑक्साइड। इतना ज़्यादा टेम्परेचर है ना कि ये हाइड्रो ऑक्साइड में नहीं बन पाते हैं ड्यू टू दिस हीट। ये जो हीट है ना, ये हीट चूँकि अभी पढ़ाया था मैंने, हुआ वहाँ क्या था, वहाँ पर भी सोडियम जो था ना, जो सरफेस पे आया था, वो हीट के साथ एक तरह से फायर कैच कर लिया था और वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया था। तो याद रखना यहाँ पर क्या होता है, इन केस ऑफ स्टीम, इन केस ऑफ स्टीम, सिंस टेम्परेचर इज हाई, टेम्परेचर इज वेरी हाई, then no hydroxide is formed, but directly we obtain ऑक्साइड्स। कोई हाइड्रोक्साइड नहीं मिलता, बहुत हाई टेम्परेचर होने की वजह से, स्टीम होने की वजह से, और फिर हम लोग इसको ऑक्साइड ही ले लेते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा सीक्वेंस समझाना चाहता हूँ ताकि हमें आगे के रिएक्शन समझने में आसानी हो, ख़ास तौर से हॉट वाटर वाला। तो आपको मैं क्या बोल रहा हूँ वो सुन लीजिए। आपको मैं ये बोल रहा हूँ कि हम लोग सोडियम का रिएक्शन करा लें या पोटेशियम का या कैल्शियम का, किसी का भी करा लें, कोई इशू नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर रिएक्शन दिखला रहा हूँ, चलो सोडियम का। सोडियम तो यार कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्शन करता है, क्योंकि सोडियम बहुत रिएक्टिव है, हीट की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। रिएक्शन कुछ ऐसा हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो गया। इस हाइड्रोजन गैस के रिलीज़ होने की वजह से जो हाइड्रोजन बबल्स के सरफेस पर आए थे मेटल, वो भी इस हीट का यूटिलाइज कर लेंगे, और इस हीट का यूटिलाइज करने के बाद ये कन्वर्ट कहाँ हो जाएगा, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, और इस हाइड्रोजन बबल्स के सरफेस पे जो थोड़ा बहुत सोडियम बचा हुआ था वो भी बॉन्ड हो गया विथ फ्लेम बाय यूजिंग दिस हीट। तो अब क्या आपके पास सिर्फ सोडियम हाइड्रोक्साइड बना है, एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इज सॉल्युबल क्योंकि ये अल्कली है,
सॉल्यूशन में पूरी तरह से मिल जाएगा, सॉल्युबल बेस है भाई। और देखो जो वाटर सॉल्युबल है वही हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं, वाटर सॉल्युबल बेस, वाटर सॉल्युबल बेस है। यानी थोड़ी देर के बाद क्या हुआ कि इसमें पूरी तरह से मिक्स हो गया है वाटर के अंदर, जो वाटर एक्सेस में था, वाटर हमेशा एक्सेस में लिया जाता है, तो सोडियम रिएक्ट करके सारे के सारे सोडियम कहाँ चले गए, सॉल्यूशन में। जो सोडियम बचे हुए थे वो बॉन्ड कर गए। अब मान लो इस सॉल्यूशन को हमने हीट दे दिया, फॉर एग्जाम्पल अब इस सॉल्यूशन को हमने हीट दे दिया, डेल्टा का जो साइन है इसके मतलब होते हैं आपने हीट ऐड कर दिया। तो जब आप इसको हीट दे दोगे तो यहां से ये कन्वर्ट हो जाना है सोडियम के ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस फिर बबल बन के निकल जाएगा और फाइनली ये कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्साइड में। दिस इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड। और इतना ज़्यादा आपने हीट दे दिया है कि हो सकता है सारे वाटर इवोपोरेट हो जाए, सारे वाटर निकल जाएंगे और ये जो होगा ये सोडियम ऑक्साइड बन के रहेगा, यानी बेस बनकर। तो इसका मतलब क्या है कि स्टीम में आप क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट यही हीट दे रहे हैं। तो अगर मैं एक स्टीम वाला रिएक्शन दिखला दूँ, ये तो हो गया सोडियम वाला, बहुत रिएक्टिव था, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कर लिया। अगर मैं बात कर लूँ आयरन की, आयरन तो बहुत ही कम रिएक्टिव है, तो ये तो वाटर के साथ रिएक्शन ही नहीं कर रहा है। आयरन तो रिएक्शन जब भी करेगा स्टीम के साथ करेगा। स्टीम के माने क्या हो गए, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर आपने दिया है, तो हो सकता है थोड़ी देर के लिए ये बना ले हाइड्रोक्साइड, हो सकता है थोड़ी देर के लिए ये फेरिक हाइड्रोक्साइड है या फेरस हाइड्रोक्साइड है, फेरस, और साथ में हाइड्रोजन गैस निकले। बट ये बहुत ही थोड़ी देर के लिए होगा क्योंकि टेम्परेचर हाई है। तो फिर से ये दोनों क्या कन्वर्ट हो जाएंगे इस हाई टेम्परेचर पर हाइड्रो ऑक्साइड से ऑक्साइड में, ये फेरिक ऑक्साइड और ये फेरस ऑक्साइड। यानी दोनों को मिलाकर डायरेक्ट लिख दो, फेरस फेरिक ऑक्साइड, और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गया। तो याद रखिएगा जब भी स्टीम से कर रहे हैं तो हाइड्रो ऑक्साइड आपको प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है क्योंकि टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो चुका है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, रिएक्शन विद वाटर। किताब में कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि वहाँ समझना रिएक्शन को बड़ा मुश्किल है, याद आप कर सकते हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। और वाटर के साथ रिएक्शन रिएक्टिविटी की वजह से हो रहा है, यानी सारा खेल रिएक्टिविटी का है। शुरू के 3 रिएक्टिव मेटल्स कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्शन कर लेते हैं, चूँकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं है इसलिए हाइड्रो ऑक्साइड मिलता है, और वो हाइड्रो ऑक्साइड अल्कली है, चाहे सोडियम बने, चाहे पोटेशियम मिले, चाहे कैल्शियम मिले। मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट अल्कली मेटल है, सेकंड ग्रुप में 2 एक्सेप्शन है, बेरिलियम और मैग्नीशियम, उसके अलावा कैल्शियम वैल्शियम। देखिएगा ये सब के सब क्या हैं, तो सब के सब स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं, वाटर सॉल्युबल बेस है, अल्कली नाम है, इसलिए सेकंड ग्रुप का नाम अल्कलाइन अर्थ मेटल है। और 3 एलिमेंट आपको मैंने पढ़ा दिया, एल्युमिनियम, जिंक और आयरन। ये तीनों क्या होते हैं, स्टीम से ही रिएक्शन करते हैं, ना कोल्ड से करते हैं ना हॉट से करते हैं, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम है। एक इंटरमीडिएट बच गया है यहाँ पर मैग्नीशियम, जिसको हम लोग रिएक्शन देखेंगे हॉट वाटर से। कोल्ड वाटर से रिएक्शन नहीं होता, रिएक्शन हॉट वाटर से होता है, हॉट वाटर से। तो अगर मैं कहूँ यहीं पर समझाने के लिए कि दिस इज मैग्नीशियम, देखो दिस इज मैग्नीशियम Mg, ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता क्योंकि बहुत कम रिएक्टिव है, ये रिएक्शन नहीं करता। कैल्शियम तक रिएक्शन कर लेता है, थोड़ी सी हीट रिलीज करता है, लेकिन इसमें आपको हीट देना पड़ेगा वाटर को थोड़ा सा, यानी ये भी एंडोथर्मिक है। हॉट आपने लगा दिया यानी आपने टेम्परेचर दिया है, दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इसमें अगर आपने वाटर हॉट रखा, थोड़ा सा गर्म करेंगे, अभी बॉयल नहीं हुआ है, लिक्विडी स्टेट में,
तो अगर आपने बहुत थोड़ा टेम्परेचर दिया है, वेरी लेस, हल्का सा गर्म किया है आपने, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर ये बनता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में यहाँ से रिलीज होता है हाइड्रोजन गैस। इस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये प्योर वाइट कलर का होता है, जैसा दूध होता है, मिल्क होता है, वैसा। दूसरी बात, ये इनसॉल्युबल है, यानी ये बेस है, अल्कली नहीं है, तो इसको कहेंगे इनसॉल्युबल इन वाटर। पानी में ये घुलता नहीं है। अच्छी बात क्या है, जब पानी में ये नहीं घुलता है तो इसका इस्तेमाल यूजेज एज एंट एसिड या एंटी एसिड कहते हैं, यानी हमारे स्टमक में एसिडिक मीडियम है ड्यू टू HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जब उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, एसिडिटी बढ़ जाता है, जब HCl ज़्यादा अमाउंट में सिक्रीट होना शुरू हो जाता है, तो हमें बेस की ज़रूरत पड़ती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करने के लिए। तो इसमें हम लोग इस बेस का इस्तेमाल करते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, जो प्योर बेसिक नेचर का है, लेकिन वाटर में सॉल्युबल नहीं है। क्योंकि अगर वाटर में सॉल्युबल होता तब तो वो स्टमक से पास होकर कहीं और भी चला जाता, पूरे जिस्म में। जो सॉल्युबल होते हैं वो ब्लड में मिलकर पूरे जिस्म में चले जाते हैं। तो मुझे चाहिए स्टमक के अंदर ही ये रहे, कोई और दूसरा बेस ले लेंगे तो वो तो पूरे जिस्म में चला जाएगा। इसीलिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं इनसॉल्युबल बेस का, उस बेस का जो पानी में घुल नहीं रहा है, यानी अल्कली नहीं है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, और ये मिल्क की तरह चूँकि दिखता है, इसलिए इसका नाम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। तो मैग्नीशियम इस तरह से रिएक्शन करता है। लेकिन मैं आपको बताऊँ एक और बात, कि अगर मैग्नीशियम को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दे दें, लगभग आप सोचें कि 90-90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे दें, तो उस वक्त ये डायरेक्ट हाइड्रोक्साइड से ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। यानी मैग्नीशियम के पास दोनों प्रॉपर्टी है, वो डिपेंड करेगा आपने टेम्परेचर कैसा दिया है। तो मैं अगर बोल दूं कि इसका टेम्परेचर जो आपने दिया है, हीट, यहाँ जो आपने हीट दिया है वो हीट इतना दिया है अराउंड 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब बिल्कुल स्टीम बनने का करीब है। अभी स्टीम बना नहीं है, स्टीम से थोड़ा पहले है। तो बहुत हाई टेम्परेचर पर ये कन्वर्ट हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस H2 में, यानी हाइड्रोक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड। तो आप अगर चीज़ों को समझें, केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीका पकाता है, ये तीनों के तीनों कोल्ड वाटर के साथ किस में कन्वर्ट होंगे? ऑक्साइड में। इनके जो हाइड्रोक्साइड, इनके जो हाइड्रोक्साइड हैं वो अल्कली हैं, अल्कली। फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप। ये रिएक्शन करता है हॉट वाटर के साथ, यानी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता, हॉट के साथ रिएक्शन करता है, बनाता है हाइड्रोक्साइड। ये हाइड्रोक्साइड बेसिक नेचर के हैं, यानी बेस है। ये तीनों का तीनों रिएक्ट करता है स्टीम के साथ, यानी ये बहुत कम रिएक्टिव है, कोल्ड वाटर हॉट वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे, स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं ऑक्साइड में, ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। एम्फोटेरिक बेसिक मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड फेरस फेरिक मिलाकर बनता है। इसके नीचे जितने हैं, जैसे पकाता है और छपा, इनके बारे में क्या बोला है? दीज डू नॉट रिएक्ट विथ एवन स्टीम, स्टीम तक से रिएक्शन नहीं करते हैं। इतना कम रिएक्टिव है कि ये वाटर के साथ रिएक्शन करता ही नहीं है, इसलिए ये वाटर में आराम से रखा जा सकता है। अब एक और बात समझ लो
कि ये अगर कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हॉट वाटर के साथ भी रिएक्शन करेंगे, ये स्टीम के साथ भी रिएक्शन करेंगे। तो कोल्ड वाटर के साथ सिर्फ हाइड्रोक्साइड, अगर ये हॉट वाटर के साथ करेंगे तो ऑक्साइड। कोल्ड वाटर के साथ जो हाइड्रोक्साइड बना रहा है, ये अगर थोड़ा सा आप टेम्परेचर दे दोगे हॉट वाटर तो ये हाइड्रोक्साइड नहीं ऑक्साइड बनाएगा। ये वैसे सवाल कोल्ड वाटर पे ही आता है। मैग्नीशियम का अगर आप स्टीम के साथ करा दोगे तो ऑक्साइड, ये ऑक्साइड के अलावा और कुछ बना ही नहीं सकता, इसलिए इसका ऊपर के दोनों के साथ कोई रिएक्शन नहीं, स्टीम के साथ डायरेक्ट ऑक्साइड। स्टीम पर हमेशा ऑक्साइड होगा, ये स्टीम के साथ ऑक्साइड, ये भी स्टीम के साथ ऑक्साइड, ये भी स्टीम पर ऑक्साइड। तो ये था रिएक्शन विथ वाटर। वाटर के साथ हम लोगों ने रिएक्शन देखा। अब देखो हम लोग पढ़ने वाले हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है तीसरा, दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट नाम से पता चल रहा है डिस्प्लेस कर देना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता क्या है, पहले वो मैं लिख देता हूं। होता क्या है, प्योर रिएक्टिव मेटल, प्योर का मतलब बताऊंगा मैं क्या, प्योर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स साल्ट। यानी बताना ये चाह रहा हूं मैं समझाने के लिए, ये ए मेटल है और यहां है बी और सी, ये साल्ट है, ये साल्ट है जिसमें बी आपका मेटल है। फॉर एग्जांपल साल्ट में एक पार्ट मेटल होता है, एक पार्ट नॉन मेटल होता है। साल्ट बने हुए होते हैं मेटल और नॉन मेटल के पार्ट से। तो मैं मिसाल के तौर पे बोल रहा हूँ BC एक साल्ट है, साल्ट का मेटल है B, और ये अकेला मेटल है, A इज अ मेटल। जो अकेला मेटल होता है उसको मैं प्योर कहता हूँ, क्योंकि इसमें मिक्सिंग नहीं है, फ्री है, अकेला है, ये कंबाइंड स्टेट में है। ये आप कह सकते हैं यहाँ पे जो मेटल है वो कंबाइंड स्टेट में है। किसके साथ कंबाइंड है? नॉन मेटल के साथ। जबकि ये जो मेटल आप देख रहे हैं ये प्योर है, यानी फ्री है, अकेला है। तो अगर सपोज ये वाला मेटल जो फ्री है, अब इस मेटल क्या करता है, कंबाइन होना चाहता है, तो अगर ये इससे ज़्यादा रिएक्टिव है तो ये आकर इसको ब्रेक करके खुद जाके जुड़ जाएगा। यानी यहाँ पे सिचुएशन है कि अगर ए ज़्यादा रिएक्टिव है, यहाँ पे अब दो बातें हो रही हैं समझने के लिए। मुकाबला किसके किसके बीच में है तो सुनिए, जो फ्री है वही जाना चाहेगा, फ्री ही मूव करना चाहेगा, ये याद रखेंगे, फ्री ही डिस्प्लेस करने के लिए आएगा। अगर ये आ सकता है तो ये आके खुद बी की जगह ले लेगा, यानी मेटल मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है, मेटल मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है। तो अगर रिएक्टिव ज़्यादा है ए, आर का मतलब रिएक्टिव समझना, ज़्यादा है बी से, अगर तो ए आ जाएगा। जो रिएक्टिव है वो बहुत तेज़ी से आता है, यूँ समझो। रिएक्टिव का मतलब आप समझो स्पीड, मैंने बताया था रिएक्टिविटी मतलब स्पीड, रेट। तो इसकी स्पीड ज़्यादा है तो वो आकर AC बना देगा, बी को अलग कर देगा, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगली बात सुनो, अगर ऐसा कहा जाए कि जो फ्री है वो आ ही नहीं रहा है क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी कम है, तो यार ये आएगा नहीं जब तक ये जा चुका होगा। यानी समझना क्या बोलना चाह रहा हूँ।
जो ज़्यादा रिएक्टिव है भाई वही मूव करता है, हम ऐसा सोचेंगे वो ज़्यादा मूव करता है। तो अगर ये ज़्यादा रिएक्टिव है तो ये मूव करेगा, और जो कम रिएक्टिव है वो अपनी जगह पे रहेगा। यानी कम रिएक्टिव मतलब भारी भरकम ग्रुप, ये बहुत भारी है, बल्कि ये अकेला है, मतलब बहुत एक्टिव है, चुस्त, फुर्ती इसके अंदर ज़्यादा है। तो ये क्या करेगा, ये तुरंत दौड़ कर आएगा, ये अभी भाग ही नहीं पा रहा है, ये तुरंत आकर बी को ख़त्म कर देगा और खुद चला जाएगा। इसी को रिएक्टिविटी कहते हैं। रिएक्टिविटी का मतलब फुर्तीला, तेज़ दौड़ने वाला, ऐसा समझो। अब क्या होगा, अगर सपोज ये रिएक्टिव ज़्यादा है तो ये तेज़ से भाग गया, ये आ ही नहीं पा रहा, तो इसका मतलब नो चेंजेस का नाम है नो रिएक्शन। यानी इन दोनों में रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये यहीं पे रहेगा, ये BC चला जाएगा, यानी एज इट इज़। यानी कुल मिलाकर नो चेंजेस आपको फाइनली बीकर में यही देखने को मिलेगा, A यहीं पर है, BC यहीं पे है। तो जब कोई चेंजेस नहीं होता तो हम उसको काट देते हैं, नो रिएक्शन, स्टिल आपको बीकर में वही मिलेगा। तो इसका मतलब मुकाबला होना है मेटल मेटल का, मेटल मेटल का। जो फ्री मेटल है वो तेज़ होना चाहिए, इसलिए मैंने कहा प्योर रिएक्टिव मेटल। रिएक्टिव मतलब मोर रिएक्टिव, चाहो तो लिख लो, प्योर होना चाहिए, भी बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होना चाहिए। यही क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा रेस रिएक्टिव मेटल को फ्रॉम इट्स साल्ट। अभी समझाने के लिए मैं 2-4 एग्जाम्पल दूंगा, तब आपको बात समझ में आएगी। ये पूरा नोट कर लीजिए, ये पूरा इस रिएक्शन का एक तरह से कह सकते हैं एक ब्रीफ आइडिया था कि क्या होता है, कैसे होता है। तो बस आप अपने जहन में रखिएगा कि जो प्योर मेटल्स होते हैं उनका मुकाबला कंबाइन मेटल के साथ है। कंबाइन मेटल और प्योर मेटल, देखते हैं समझ में कितना आपको आ रहा है। ये जिंक है, अकेला लिख दिया मतलब प्योर मेटल हो गया। खैर आगे सुनिए, यहां पर लिखा है कॉपर सल्फेट, ये Cu, ये SO4, ऐसे ही मैंने लिख दिया अभी। उसी तरीके से यहाँ सोडियम लिखा है, यहाँ पोटेशियम क्लोराइड लिखा है, ठीक है। यहाँ पर पोटेशियम लिखा है, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट लिखा है। हमें देखना है रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। खैर बहरहाल यहाँ पर समझाने के लिए क्या लिख रहा हूँ, Pb लिया है, MgO लिया है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम लिया है और AgCl लिया है। आयरन लिया है, जिंक ऑक्साइड लिया है, और एक दो ले लेते हैं। कॉपर लिया है, AgBr लिया है, सिल्वर लिया है और NaNO3 लिया है। ये रिएक्शंस है। अब देखिए मैं एक बता दूंगा, उसके बाद आप पॉज करके खुद से ट्राई कीजिएगा। मैं ये वाला बता रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे क्या होना है यार। रिएक्टिविटी सीरीज में यही दोनों है, यही दोनों है क्या। इसमें ऊपर कौन है, जो ऊपर है बस उसको पकड़ना है, जो ऊपर है उसी को पकड़ना है। तो आप देखिए मैंने पढ़ाया था, ये तो छपा छपा का हिस्सा हो गया, और ये ज़रा है, ज़रा फीका पकाता ना उसमें ज़रा, या इस तरह से पढ़ेंगे, लेके बांसुरी को ना मुझे अलमिया जी है। यानी कुल मिलाकर आप देखिए, अगर रिएक्टिविटी सीरीज में देखिएगा Zn ऊपर है और ये नीचे है। जो नीचे है उसे उधर नहीं देखना है, जो ऊपर है उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है। जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है वो चुस्त है, यानी वो क्या करेगा, वो तेज़ी से आएगा। यानी ये जिंक आएगा, अगर ये तेज़ी से आएगा तो ये पहुंच जाएगा यहाँ तक, इसका अप्रोच हो जाएगा। ये तो सोचना है इसकी स्पीड ज़्यादा है, तो जो ज़्यादा रिएक्टिव है उसकी स्पीड ज़्यादा है, और जब उसकी स्पीड ज़्यादा है तो वो सीधे आकर कॉपर को हटा देगा और कॉपर की जगह खुद ले लेगा।
जब ये कॉपर को यहाँ से हटा दिया धक्का मार के, तो ये बन गया जिंक सल्फेट, कॉपर अलग हो गया। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें हम ऐसा कहेंगे कि जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर, जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर। वाई जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर? जिंक इज मोर रिएक्टिव, तो कहेंगे मोर रिएक्टिव जिंक डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव कॉपर फ्रॉम इट्स साल्ट। यही लिखवाया था मैंने। जो प्योर मोर रिएक्टिव मेटल हैं वो डिस्प्लेस करते हैं लेस रिएक्टिव मेटल को उसके साल्ट से। डिस्प्लेस मतलब हटा देते हैं, तो ये रिएक्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत चुस्त दुरुस्त है। अच्छा, लिखने का पैटर्न भी समझिए। अगर वो उल्टा पुल्टा करके भी दे देगा, भी मैं दिखलाऊंगा, तो आप इसी पैटर्न पे रखेंगे। इधर रखेंगे प्योर, इधर रखेंगे हमेशा सॉल्ट। यही रिएक्शन कैसे भी दे देता। तो अगर आप कैसे भी करो तो आप इस फॉर्मेट में ले आना कि पहले आप प्योर रखना अकेले वाला, फिर कंबाइन वाला, अकेले वाला कंबाइन वाला। अभी दूंगा मैं उल्टा करके भी। फिलहाल आप वीडियो को पॉज करें, खुद से ट्राई करें, सारे रिएक्शन होगा नहीं होगा। रिएक्टिविटी सीरीज लिख सकते हैं आप, और उसके बेस पर मेटल का मुकाबला करा सकते हैं। मेटल का मुकाबला करा सकते हैं। इसी पैटर्न में रिएक्शन देखना है आपको, किसकी स्पीड ज़्यादा है। अगर अप्रोच हो गया तो रिएक्शन होगा, अगर अप्रोच नहीं हुआ तो रिएक्शन नहीं होगा। चलिए, आपने अगर कर लिया है तो आप मिला लीजिए। अब मुकाबला किसका होना है? दिस इज मेटल, दिस इज मेटल, क्लोरीन इज नॉन मेटल। नॉन मेटल से कोई मतलब नहीं है। तो सोडियम और पोटेशियम में जब मुकाबला होगा तो ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? मैंने कहा ज़्यादा रिएक्टिव को पकड़ लेंगे। तो पता ये चला कि ज़्यादा रिएक्टिव तो पोटेशियम है। पोटेशियम तो खैर सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है भाई। तो अगर ये ज़्यादा रिएक्टिव है तो सोचो ये इधर भागेगा। तो जब ये इधर भागेगा तो साथ में पूरा क्लोरीन के साथ भागेगा, क्योंकि क्लोरीन के साथ ये कंबाइंड स्टेट में है। तो ये पूरा इधर भाग रहा है। क्या सोडियम कभी पकड़ पाएगा? नहीं पकड़ पाएगा। यानी सोडियम पहुँच ही नहीं पा रहा है। नो रिएक्शन। यानी सोडियम डज नॉट डिस्प्लेस पोटेशियम बिकॉज सोडियम इज लेस रिएक्टिव देन पोटेशियम। तो जो ज़्यादा रिएक्टिव है वही डिस्प्लेस करेंगे, कम रिएक्टिव वाला डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्या पोटेशियम कैल्शियम ज़्यादा स्पीड में कौन? पोटेशियम, क्योंकि पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। तो यार ये जल्दी से आएगा और कैल्शियम को हटाएगा। तो ये जब पहुँचेगा ना तो K2CO3 और कैल्शियम अलग हो गया। एक्चुअली क्या है ना, कैल्शियम पे 2 चार्ज होते हैं, 2 प्लस चार्ज, और पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप में तो 1। तो ये 1 आकर 2 को नहीं हटा सकता। ये बैलेंस करने के लिए 2 आएगा, 2 आकर 2 हटाएगा। तो ये सब बैलेंसिंग रिएक्शन है और कुछ नहीं। मतलब कुल मिलाकर रिएक्शन हो जाएगा, कुल मिलाकर रिएक्शन हो जाएगा। कैल्शियम अलग हो जाएंगे और पोटेशियम कार्बोनेट बन जाएगा। ये वाला देखें, मुकाबला कैसे कराना है। लेड का मैग्नीशियम के साथ। ज़्यादा रिएक्टिव कौन? मैग्नीशियम। ये माली है, ये पकाता है। तो पहले माली फिर आलू ज़रा फीका पकाता, यानी रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि पीबी लेस है। ये ज़्यादा, जो ज़्यादा है वो तेज़ी से बढ़ जाएगा, लेड कभी पकड़ ही नहीं पाएगा। अब आ जाओ, ये है एल्युमिनियम, ये है छपा का सिल्वर। कॉपर वाले सारे ग्रुप नीचे हैं, कॉपर सिल्वर गोल्ड सब नीचे हैं। तो ये Ag सिल्वर है। तो अब क्या होगा, ये कम रिएक्टिव है। कम रिएक्टिव से मुझे मतलब नहीं है। जो ज़्यादा रिएक्टिव है क्या वो पहुंच जाएगा? हाँ, वो तुरंत पहुंचकर Ag की जगह ले लेगा। तो AlCl3 एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, साथ में Ag अलग, सिल्वर अलग, रिएक्शन हो जाएगा। यानी एल्युमिनियम डिस्प्लेस सिल्वर। यहाँ पर देखते हैं, चलो आयरन और जिंक, नज़दीकी मामला है, ज़रा बताओ कौन होगा। तो पता ये चलेगा कि जिंक ऊपर है, आयरन नीचे, क्योंकि ज़रा फीका है। आलू ज़रा फीका अगर आप देखें तो इसका मतलब ज़्यादा रिएक्टिव कौन है भाई? जिंक। जिंक अगर ज़्यादा रिएक्टिव है तो यार ये तो भाग जाएगा, ये पहुंच ही नहीं पाएगा, डिस्प्लेस नहीं किया। यहाँ आ जाओ, कॉपर और सिल्वर, ये छपा से बनेगा। तो कॉपर ऊपर है, सिल्वर नीचे है। पीरियोडिक टेबल में जैसे तुम चले थे ना वैसे ही समझना, कॉपर सिल्वर गोल्ड, यही रिएक्टिविटी सीरीज भी है छपा में। बस सी के बाद यहाँ H आ जाता है, मरकरी। मरकरी को अगर हटाकर सोचो तो कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है इससे। इसका मतलब क्या होगा, कॉपर और सिल्वर में कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव, जो ज़्यादा वही अप्रोच मारेगा और Ag अलग हो जाएगा। कॉपर ब्रोमीन प्लस Ag, दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, Ag और सोडियम, यार सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है, नो रिएक्शन। सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है, नो रिएक्शन।
अच्छा मान लो कभी ऐसा दे दे, जो मैं अब लिखने जा रहा हूं वो सुनना, अगर वो ऐसा दे दे CaSO4 प्लस आयरन, वो तो किसी भी फॉर्मेट में दे सकता है। जिंक सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम, कॉपर सल्फेट प्लस सिल्वर, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, सोडियम नाइट्रेट प्लस पोटेशियम, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस सोडियम, सोडियम कार्बोनेट प्लस लेड। मान लो ये रिएक्शंस दिए हुए। तो अब क्या करना है तो सुनिए, आपके पास दो चॉइस है, आप दो में से जो करना चाहते हैं कर सकते हैं। मैं आपको पहले वाले रिएक्शन का एक तरीका तो सिंपल सा बता देता हूँ कि हमारा फॉर्मेट क्या कहता है। तो हमारा फॉर्मेट कहता है ऐसे दिया हो, आप ऐसे सोचो, पहले प्योर फिर कंबाइंड, यानी उसको पुराने फॉर्मेट पे ले आओ जो अभी दिया था मैंने सबको। ये इससे पहले एल्युमिनियम को ले आओ, सिल्वर को ले आओ, कॉपर को ले आओ, यहाँ सोचो कॉपर है इस तरह, एक फॉर्मेट ये है, इसको उठाकर यहाँ। अगर आप ला नहीं भी रहे हो तो दिमाग में सोचो। तो मैं दिमाग में सोच रहा हूँ यहाँ, बस पहली बार था इसलिए लिख कर बताया। अब यहाँ आया, मुकाबला तो इन्हीं दोनों का होना है, इन्हीं दोनों का, आयरन और कैल्शियम का। ज़्यादा रिएक्टिव कौन? कैल्शियम। ज़्यादा रिएक्टिव कौन? कैल्शियम आयरन के मुकाबले। तो क्या होगा, ये आयरन आपका यहाँ है, कैल्शियम ज़्यादा रिएक्टिव। कैल्शियम जब अप्रोच मारेगा तो आयरन से टकराएगा नहीं, क्योंकि आयरन यहाँ नहीं यहाँ है। यहाँ बना लो, आयरन यहाँ है, आयरन कैल्शियम में, कैल्शियम तेज़ी से बढ़ेगा, आयरन से नहीं टकराया, नो डिस्प्लेसमेंट। तो आप ऐसा कर सकते हो, एल्युमिनियम को उठाकर यहाँ सोच सकते हो, या इसको चेंज करके ले आओ। तो मैं चेंज वेंज नहीं कर रहा हूँ, दिमाग में रख रहा हूँ बात को। मेरे हिसाब से एल्युमिनियम उठकर यहाँ है, यानी एल्युमिनियम का और जिंक का मुकाबला हो रहा है। एल्युमिनियम और जिंक, ज़्यादा रिएक्टिव कौन, एल्युमिनियम या जिंक? पता चला एल्युमिनियम। एल्युमिनियम आलू है और जिंक ज़रा है, तो आलू ज़रा फीका पकाना है, तो आलू इधर आ गया। तो क्या ये ज़्यादा रिएक्टिव हो गया एल्युमिनियम? एल्युमिनियम अप्रोच मारेगा तो एल्युमिनियम सल्फेट बनेगा। ये बड़ा अच्छा फार्मूला है। एल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी? 3, और सल्फेट की वैलेंसी कितनी? 2। सल्फेट की वैलेंसी 2 होती है, SO4 की 2 होती है, क्योंकि जिंक की 2 है, तो ये 2 प्लस और ये पूरा 2 माइनस। तो अब बताओ एक्सचेंज होगा क्या? तो सल्फेट की वैलेंसी यहाँ आएगी और एल्युमिनियम की वैलेंसी यहाँ आएगी। तो ये तो खैर बैलेंसिंग के लिए है। सल्फेट की वैलेंसी यहाँ, एल्युमिनियम की वैलेंसी यहाँ। तो एल्युमिनियम यहाँ पर सोचा गया, एल्युमिनियम आया, जिंक को रिप्लेस किया और जिंक अलग हो गया। वैसे ही सिल्वर इज हेयर। सिल्वर कॉपर में ज़्यादा रिएक्टिव कौन? कॉपर। कॉपर जब जाएगा तो सिल्वर से नहीं टकराएगा। कॉपर इज हेयर, जिंक इज हेयर। ज़्यादा रिएक्टिव कौन? जिंक। जिंक आएगा, कॉपर से नहीं टकराएगा। सोडियम पोटेशियम में, पोटेशियम यहाँ है, सोडियम यहाँ है। पोटेशियम अप्रोच मारेगा, पोटेशियम ज़्यादा रिएक्टिव था, सोडियम अलग हो जाएगा। सोडियम कैल्शियम में, सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है, सोडियम आएगा, कैल्शियम हट जाएगा, तो सोडियम कार्बोनेट बनेगा, साथ में कैल्शियम। लेड यहाँ आएगा, सोडियम को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। यानी आप फॉर्मेट बदल के उसके बाद लिख लो जैसे बताया है।
तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मेरे ख्याल से बड़ा आसान है अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद है तो। चलिए इसी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक बात और पढ़ेंगे, वो भी एक तरह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है, एक तरह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है। क्यों है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मैं बताता हूँ। लोग उसको थोड़ा अलग तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ अगला रिएक्शन भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा रिएक्शन विथ मिनरल एसिड्स, मिनरल एसिड्स या सिंपली आप एसिड कहें, मिनरल एसिड्स। तो पहले मैं आपको बता दूं कि मिनरल एसिड कौन कौन से हैं। मिनरल एसिड्स में जनरली जो आते हैं वो आते हैं HCl और H2SO4। इसमें नाइट्रिक एसिड नहीं लेना, हालांकि आता ये भी है, नाइट्रिक एसिड हम नहीं ले रहे हैं, हम लोग ले रहे हैं हाइड्रो HCl और सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड ये होता है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड को हम लोग अलग से पढ़ते हैं, इसलिए नाइट्रिक एसिड हम नहीं ले रहे हैं। हमारे पास सिर्फ मिनरल एसिड में जो पढ़ना है वो है सल्फ्यूरिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हालांकि आप HCl के अलावा भी पढ़ सकते हैं, HCl, HBr, HI ये सब भी पढ़ सकते हैं मिनरल एसिड में। तो मैंने ऐसे ही एग्जांपल के लिए HCl लिया है। HBr लोगे तो हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रो आयोडिक एसिड। तो ये क्या है ज़रा समझते हैं बात को। मैं पहले एक पॉइंट लिख देता हूँ। मिनरल एसिड के साथ जो रिएक्शन होता है ना, इट इज़ लाइक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और कुछ नहीं। इट इज़ लाइक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट बात। इट इज़ लाइक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन in which मेटल डिस्प्लेस, मेटल किसको डिस्प्लेस करेगा? मेटल डिस्प्लेस हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, चूंकि हाइड्रोजन ही रिएक्टिविटी सीरीज में था, एक अकेला नॉन मेटल जो रिएक्टिविटी सीरीज में है। तो इससे पहले तक जो हम लोग ले रहे थे वो ले रहे थे मेटल के साथ मेटल, चूंकि साल्ट में मेटल होता था और एसिड में हाइड्रोजन होगा, जैसे HCl वगैरह में। चलो मैं पहले रिएक्शन समझाता हूँ तुम्हें। क्या ये सोडियम है? बोलो। और क्या ये HCl है? ध्यान से ज़रा समझें बात को। क्या मुकाबला रिएक्टिविटी सीरीज़ में इन दोनों का होना है? क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज़ में तो क्लोरीन है ही नहीं, नॉन मेटल नहीं होता है, हाइड्रोजन ज़रूर होता है। तो हमने एक ऐसा एसिड लिया, जितने भी एसिड लीजिएगा उसमें सब नॉन मेटल हैं, हाइड्रोजन और नॉन मेटल, हाइड्रोजन और नॉन मेटल। तो अब मुकाबला हम एसिड में हाइड्रोजन का मेटल से करा रहे हैं, मेटल फ्री स्टेट में, हाइड्रोजन कंबाइंड स्टेट में। तो फ्री वाले को इधर लिखेंगे, कंबाइंड वाले को इधर लिखेंगे। तो अब बताओ, क्या Na और H में हाइड्रोजन के तो ऊपर ही था सोडियम, सोडियम आएगा H को निकाल देगा, तो यहाँ पर बन जाएगा NaCl और H अलग हो जाएगा। मैंने जब पढ़ाया था आपको पीरियोडिक टेबल, मुझे याद आ रहा है पहला लेक्चर जो मेटल नॉन मेटल का लिया था, तो उसमें यही बताया था कि हाइड्रोजन जो होते हैं वो H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। कभी हाइड्रोजन एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, कभी ऑक्सीजन एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, हमेशा H2, O2, F2 ये सब गैस है। तो हाइड्रोजन गैस बनकर निकल जाएगा। बैलेंसिंग का कोई इशू है ही नहीं, बैलेंसिंग अब आप कर दो भाई। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 था तो हाइड्रोजन 2 किया तो क्लोरीन भी 2 हो गया, क्लोरीन 2 हुआ तो सोडियम भी 2 हो गया। दिस इज बैलेंस रिएक्शन। इसीलिए कहते हैं कि मेटल जब एसिड से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, क्योंकि मेटल हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है। चलो और बात कर ले। पोटेशियम HCl से रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा भाई? तो KCl बनाएगा, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी।
कैल्शियम अगर HCl से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, CaCl2 प्लस H2। बोलो। जिंक अगर HCl से रिएक्शन करेगा तो क्या बना देगा, जिंक क्लोराइड प्लस H2। यही सोडियम अगर रिएक्शन करेगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो क्या बनाएगा, Na2SO4 प्लस H2। ऐसे ही चलो एल्युमिनियम भी किया था, एल्युमिनियम रिएक्शन कर रहा है H2SO4 के साथ, क्या बना लेगा, एल्युमिनियम सल्फेट। वैलेंसी एक्सचेंज करके देखना, हाइड्रोजन गैस। क्योंकि एल्युमिनियम हाइड्रोजन में एल्युमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव है। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है रिएक्टिविटी सीरीज में ऑल मेटल विच इज एबव टू हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के जो ऊपर होगा वो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होगा, तो वो हाइड्रोजन को एसिड में से निकाल देगा। हाइड्रोजन मंथ एसिड, हाइड्रोजन मीन्स एसिड, एसिड ये याद रखेंगे। दिस विच इज एबव टू हाइड्रोजन डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। तो इसीलिए कहते हैं कि मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस निकालता है और हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड के साथ बाहर निकलता है। ये जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है ये पॉप साउंड के साथ बाहर रिलीज होता है। क्लियर। लेकिन जो मेटल यानी मेटल बिलो हाइड्रोजन इन रिएक्टिविटी सीरीज, does not displaced hydrogen from its acid। सारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो ज़रूरी तो नहीं है ना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो वही होगा जहां मेटल ज़्यादा रिएक्टिव हो, जहां मेटल ज़्यादा रिएक्शन हो। तो इन जनरल अगर मैं बात कहूं तो मैं ये कह रहा हूं मेटल प्लस मिनरल एसिड, चाहे HCl लो या H2SO4 लो, इन जनरल में एसिड लिख देता हूँ। एसिड क्या कर रहा है, ये रिएक्ट कर रहा है, रिएक्ट करके ये बनाता है साल्ट और साथ में रिलीज होती है हाइड्रोजन गैस। ये रिएक्शन होता है, यानी मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करके साल्ट बनाता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। लेकिन ये कुछ रिएक्शन है जिसको आप छपा छपा कहें, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड, दिस इज 5 मेटल, जिसको छपा छपा कहा था। यानी ये जो मेटल हैं ये बहुत ही लेस रिएक्टिव मेटल हैं, ये हाइड्रोजन से भी कम रिएक्टिव हैं, इसीलिए ये एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते। एसिड के साथ रिएक्शन न करने वाले मेटल हैं छपा छपा, कर ही नहीं सकते डिस्प्लेस। तो अगर सवाल पूछता है कि वो कौन सा मेटल है जो रिएक्शन नहीं करेगा, तो कॉपर और हाइड्रोजन में देखिए ज़्यादा रिएक्टिव कौन, हाइड्रोजन। ये चला जाएगा, कॉपर का अप्रोच नहीं हो पाएगा। सिल्वर प्लस HCl नो रिएक्शन, क्योंकि सिल्वर और हाइड्रोजन में हाइड्रोजन ज़्यादा रिएक्टिव है। तो जितने भी हाइड्रोजन के ऊपर मेटल हैं सिर्फ वही रिएक्शन करेंगे, हाइड्रोजन के नीचे वाले रिएक्शन नहीं करते हैं। हाइड्रोजन के नीचे वाले रिएक्शन नहीं करते हैं, इस बात का ख़ास ख्याल रखेंगे।
इस बात का ख़ास ख्याल रखेंगे। अब चलिए लास्ट बात आपको बता दें, मैंने एक एसिड छोड़ रखा है, वो एसिड क्या है? नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन होगा, क्योंकि ये वाला जो रिएक्शन था मेटल और एसिड वाला, ये कोई ख़ास रिएक्शन नहीं था। ये तो आपको समझना था कि ये एसिड वाला ही, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही एक तरह से है। बस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है। तो एसिड के अंदर हाइड्रोजन है और बाकी सब मेटल के साल्ट होंगे। खैर, तो जो पांचवा रिएक्शन है ना, इसको जैसे वाटर वाला इम्पॉर्टेंट था वैसे ये पांचवा वाला इम्पॉर्टेंट है। इसको हम लोग कहेंगे रिएक्शन विथ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड क्या हो रहा है नाइट्रिक एसिड के साथ? तो पहले नाइट्रिक एसिड की थोड़ी सी दास्तान पढ़ लीजिए। HNO3 ये एसिड तो है ही, इसको आप स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में तो रखते हैं। HCl भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ साथ ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। दिस इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है? तो सुनो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो जो रिलीज करता है, रिलीजेज ऑक्सीजन, या यूं समझे बाय रिलीजेज ऑक्सीजन इट ऑक्सीडाइजेज अदर स्पेसीज। मतलब ऑक्सीजन निकाल के दूसरे स्पेसीज को ऑक्सीडाइज करता है। इट ऑक्सीडाइजेज अदर स्पेसीज एंड रिड्यूसेस इटसेल्फ, खुद को रिड्यूस कर लेता है और दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है। ये नाइट्रिक एसिड की पहचान है। नाइट्रिक एसिड की पहचान है, ये ऑक्सीजन देता है, ये ऑक्सीजन निकालता है। जैसे HNO3 पहले समझ ले। HNO3 क्या करेगा? ऑक्सीजन निकाल कर खुद कन्वर्ट हो जाएगा NO2 में। साथ में अभी हम हाइड्रोजन को ले रहे हैं, ऑक्सीजन निकाल देगा। मान लो यहाँ पर एक ऑक्सीजन निकल गया, इसलिए इसको ऐसे घेर दिया। या ये नाइट्रिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा NO में। तो क्या इसने 2 ऑक्सीजन निकाल दिए? या यही नाइट्रिक एसिड HNO3 2 मॉलिक्यूल मिलकर कन्वर्ट हो जाएगा N2O में। अब देखो, दोनों नाइट्रोजन यूज़ हो गया, यहाँ पर टोटल 6 ऑक्सीजन थे, तो 5 ऑक्सीजन रिलीज हो गए। कुल मिलाकर बात यह है कि नाइट्रिक एसिड NO2, NO, N2O में कन्वर्ट हो जाता है। N2O जो है, इसका नाम नाइट्रस ऑक्साइड है। नाइट्रस ऑक्साइड बहुत फेमस नाम है ये N2O। नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस भी कहते हैं। लाफिंग गैस। जबकि NO2, कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन 1 नाइट्रोजन है, बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड जैसा फॉर्मूला CO2। इसका नाम है ब्राउन गैस। ब्राउन कलर का होता है, इसलिए ब्राउन गैस। NO2 को ब्राउन गैस, N2O नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस। तो कुल मिलाकर नाइट्रिक एसिड थोड़ा इंपॉर्टेंट बात है, ये खुद को तो रिड्यूस कर लेगा। रिड्यूस का मतलब होता है ऑक्सीजन का निकलना, और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है किसी में ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सी एडिशन। ऑक्सी एडिशन। तो नाइट्रिक एसिड के साथ अगर आप किसी का रिएक्शन करा रहे हैं, मिसाल के तौर पे कोई मेटल है, ऐसा नहीं है कि रिएक्शन नहीं होगा, मेटल का अगर आप रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ कराइएगा तो क्या होगा वो सुनिए। या तो ये मेटल नाइट्राइट बनाएगा और साथ में यहाँ वाटर बन जाएगा।
ये जो ऑक्सीजन निकाला है ना, ये एसिड H2 निकालता था, H2 और ये ऑक्सीजन मिलकर ये बना लेगा। मान लो पहला वाला रिएक्शन दिखला देता हूँ मैं, NO2 को नाइट्राइट कहते हैं, मिसाल के तौर पे समझने के लिए, सोडियम का रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ, देखो क्या होगा, NaNO2 बना लेगा, यानी ये क्या करेगा, तुरंत अपना एक ऑक्सीजन निकाल देगा। अच्छा, हाइड्रोजन तो वैसे भी रिलीज होती थी, मेटल जब एसिड के साथ रिएक्शन करता था हाइड्रोजन, लेकिन नाइट्रिक एसिड ऑक्सीजन दे रहा है तो वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर बना लेगा। तो नाइट्रिक एसिड में हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती है, वाटर रिलीज होता है, वाटर रिलीज होता है। कुछ भी तुम बना लो, जैसे कैल्शियम प्लस नाइट्रिक एसिड रिएक्शन करेगा, क्या बना लेगा, CaNO2 का होल ट्वाइस, जो कैल्शियम पे 2 प्लस चार्ज होता है, NO2 पर 1 निगेटिव चार्ज होता है, साथ में वाटर। तो बैलेंसिंग फार्मूला रहने दो, बस इतना जानो कि नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से ये ऑक्सीजन दे देता है, ऑक्सीजन देने की वजह से वाटर बनता है। अगर ऑक्सीजन नहीं देता तब तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो ये क्या रिलीज़ कर रहा है, हाइड्रोजन तो निकल ही रहा, साथ में ऑक्सीजन भी निकल रहा है। तो एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन अगर हटा दोगे तो ये NO2 बनेगा। इसमें लास्ट पॉइंट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो सुनिए क्या होता है। दुनिया में 2 ही मेटल हैं, एक का नाम है मैग्नीज Mn और एक का नाम है मैग्नीशियम Mg। 2 ही मेटल है, Mn and Mg, मैग्नीज एंड मैग्नीशियम, reacts with nitric acid and releases hydrogen gas, because Mg and Mn has tendency to absorb the oxygen releases by nitric acid। नाइट्रिक एसिड का काम ऑक्सीजन रिलीज करना है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन बाकी जगह उस ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है हाइड्रोजन लेता है और तुरंत वाटर बना लेता है। हाइड्रोजन भी बहुत रिएक्टिव है, वो तुरंत लेता है ऑक्सीजन को और वाटर बनाता है। लेकिन जब वो आता है मैग्नीज और मैग्नीशियम के साथ, जब हम मैग्नीज का रिएक्शन करा रहे हैं डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ, HNO3 के साथ, तो MnNO2, अभी ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूँ मैं, MnNO2 प्लस H2, साथ में इसने एक ऑक्सीजन रिलीज किया, वो ऑक्सीजन यहाँ अगर आ गया तब तो इन जनरल रिएक्शन हो गया। लेकिन यहाँ ना आकर अगर यहाँ आ गया, मैग्नीज ने एब्जॉर्ब कर लिया, यानी मैग्नीज के साथ जुड़ गया, तब हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। जैसे होता है, ये आएगा, H को हटाकर खुद लग जाएगा। तो मैग्नीज के पास टेंडेंसी है कि नाइट्रिक एसिड के ऑक्सीजन को ये एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, वाटर रिलीज नहीं होगा। और मैग्नीशियम के पास भी यही टेंडेंसी है, कि नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करके ये कन्वर्ट कर लेता है MgNO3 में, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही, बस आपको सारी बातचीत रिवाइज करा देता हूँ मैंने आज पढ़ा बड़ा इम्पॉर्टेंट रिएक्शन। पहला वाटर के साथ रिएक्शन, वाटर के साथ 3 कंडीशन है, जो शुरू के 3 एलिमेंट है सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। सोडियम पोटेशियम जो फर्स्ट ग्रुप में है वो एक्चुअली क्या है, बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है, तो जो हीट निकलती है और हाइड्रोजन गैस निकलती है वो बहुत ही विग्रेसली निकलती है और निकलने के बाद तुरंत फायर कैच कर लेती है। यही वजह है कि सोडियम पोटेशियम भी
हाइड्रोजन के बबल्स के साथ बाहर निकलता है और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ फायर कैच कर लेता है, जल जाता है, बॉन्ड हो जाता है, बॉन्डिंग रिएक्शन करता है, इसलिए इसको केरोसिन ऑयल में रखते हैं। जबकि कैल्शियम उतना विग्रसली रिएक्ट नहीं करता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट निकलेगा, बट वो हीट इतना ज़्यादा काफ़ी नहीं है कि हाइड्रोजन को बाहर के एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा दे। तो हाइड्रोजन गैस सिंपली रिलीज हो रही होती है और ये सरफेस पे फ्लोट कर रहा होता है, कैल्शियम फ्लोट कर रहा होता है। मैग्नीशियम के बारे में बताया मैंने। मैग्नीशियम के पास क्या है कि हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करने की टेंडेंसी है। थोड़ा सा आप इंडोथर्मिक रिएक्शन समझिए, थोड़ी सी हीट दीजिएगा, हॉट टेम्परेचर कीजिएगा, तब बना देगा वो हाइड्रोक्साइड। वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, उसका नाम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। स्टमक के अंदर जो एसिडिटी होती है उसको डिक्रीज करने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का, ठीक है। वो मिल्क की तरह होता है, इसलिए उसका नाम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। एंड एसिड या एंटी एसिड की तरह वो वर्क करता है। अगर उसको भी स्टीम पर आप हीट दीजिएगा तो वो मेटल के ऑक्साइड बना देगा और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। लास्ट का जो 3 ग्रुप है, चाहे एल्युमिनियम कहिए, जिंक कहिए और आयरन कहिए, ये तीनों के तीनों स्टीम के साथ ही रिएक्शन करते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं और ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। एल्युमिनियम और जिंक के ऑक्साइड एम्फोटेरिक नेचर के हैं, जबकि आयरन के बेसिक नेचर के हैं, लेकिन इनसॉल्युबल होता है। खैर, बाकी वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, यानी वाटर में आराम से कॉपर यानी छपा छपा रह सकता है। अब दूसरा रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था और एसिड के साथ रिएक्शन था। एसिड में भी सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, चूँकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होते हैं, ये ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते हैं, तो ये सिंपल क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन करेगा भाई, जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं वो करेंगे। तो हाइड्रोजन के ऊपर वाले सारे के सारे एसिड के साथ रिएक्ट करके, एसिड मतलब HCl और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं और साल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। हाइड्रोजन के नीचे वाले जो एलिमेंट हैं, जो छपा छपा हैं, वो एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। नाइट्रिक एसिड भी मिनरल एसिड है, लेकिन नाइट्रिक एसिड के साथ दिक्कत क्या है कि नाइट्रिक एसिड जो है हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन भी रिलीज करता है, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन रिलीज करता है। इसका ऑक्सीजन सिर्फ 2 ही मेटल है जो एब्जॉर्ब करते हैं। तो एक तरह से इसने ऑक्सीजन दिया, मेटल ने ले लिया, तो एक तरह से दिया ही नहीं और हाइड्रोजन गैस ही रिलीज हुई। तो नाइट्रिक एसिड के साथ मैग्नीज और मैग्नीशियम ही हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। उसके अलावा जो मेटल्स होते हैं उनकी कैपेबिलिटी नहीं है, उनके अंदर एबिलिटी नहीं है नाइट्रिक एसिड के ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने की, पकड़ने की, ट्रैप करने की। तो क्या होता है, यहाँ पर से जो हाइड्रोजन गैस निकल रहा होता है वही इस ऑक्सीजन को अट्रैक्ट कर लेता है और वाटर रिलीज होती है। तो इनके अलावा अगर मेटल होंगे तो नाइट्रिक एसिड के साथ वाटर आएगा, ये दोनों मेटल रहे तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। सो दिस इज ऑल अबाउट योर केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। हम लोगों ने मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑलमोस्ट पढ़ ली है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।